हम लोग यहाँ पे स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में वाचनालय में उपस्थित है और यहाँ पे स्वतंत्रवीर सावरकर जी का जो साहित्य है, लिटरेचर, वो सब हमने इंग्लिश भाषा में और ब्रेल लिपि में रूपांतरित की है। तो यहाँ पे जो ब्रेल पुस्तकालय है वो पढ़ने के लिए हमारे मित्र श्री अविनाश प्रभु जी आते हैं। तो मैं अविनाश प्रभु जी को विनती करूँगा कि पहले आप अपने बारे में छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश प्रभु, मैं तारदेव में रहता हूँ और बेलापुर में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के रूप में काम करता हूँ। अब जरा ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बारे में संक्षिप्त बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो क्या है कि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसे लेकर जाते हैं, पर यूएस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग इंश्योरेंस कार्ड लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जेब से कुछ देना नहीं पड़ता। इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, मेडिकेड या मेडिकेयर। तो वे लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर से रिपोर्ट मंगवाती है कि हम इतना पैसा क्यों दें, यानी उस पर वो ऑडियो रहता है, ऑडियो रिपोर्ट रहता है और हम लोग उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करके उन्हें भेज देते हैं। मतलब जो ऑडियो है वो रिटर्न फॉर्मेट में आप भेज देते हैं। हाँ। प्रभु जी, आप तो बहुत सारे किताब पढ़ चुके हैं, तो सावरकर वाङ्मय के बारे में आपकी अभिरुचि कैसे विकसित हो गई? मैं हर साल नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से ब्रेल काल निर्णय खरीदता रहता हूँ। तो 2014 के काल निर्णय में एक जानकारी मेरे पढ़ने में आई कि सावरकर जी का साहित्य जो है, अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हुआ साहित्य जो है वो ब्रेल में उपलब्ध है। तो मैंने अशोक शिंदे जी से संपर्क किया और यहाँ भी आकर मैंने बर्वे साहब से बात की, तो मुझे इसका पता चला कि ऐसा है। तो मैंने सोचा कि चलो समय मिलते ही यहाँ पर सावरकर जी की पुस्तकें पढ़ लें। ओके, तो आपने यहाँ के कौन कौन से पुस्तकें पढ़ ली? भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पन्ने, 1857 का भारतीय स्वाधीनता संग्राम, हिंदूपत पातशाही और मेरी उम्र कैद। ओके, आपके हिसाब से सबसे प्रेरणादायी पुस्तक आपको कौन सा लगता है 4 पुस्तिका से? सच कहा जाए तो सबसे प्रेरणादायी पुस्तक का दर्जा तो मैं मेरी उम्र कैद इस पुस्तक को दूंगा, क्योंकि उनसे प्रेरणा लेकर बहुत कुछ करने जैसा है। यानी अड़चनें सबके पास साथ रहती हैं, पर उनसे रास्ता निकालना होता है। और दूसरा, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, यानी सरकार को जितने पिटिशंस वगैरह लिखे, या उस पर से उनकी दूरदर्शिता का ही परिचय मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अंडमान द्वीप समूह के बारे में ही लीजिए, तो वहाँ पे अपना नौदल को स्थापित करें, नौदल और वायुयान स्थापित करें, जिसकी वजह से बाहर से आने वाला कोई भी हमला जो है वो सीमा के बाहर ही रोका जा सकता है। चलो, हमारे शासकों के मामले में ये कहा जा सकता है, चलो देर आए दुरुस्त आयत, लेकिन उन्होंने उसे अमल में तो लाया। बराबर। अभी और दूसरे कुछ पुस्तकों के बारे में जो आपने पढ़ा है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जहाँ तक भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पन्नों का सवाल है, तो ये कहा जा सकता है कि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि भारत का इतिहास पराजय का ही इतिहास रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अलेक्जेंडर को मात दी, उसके बाद जो आए जैसे कुशन, शक, इन लोगों को मात दी। बराबर। और सबसे दुष्ट जो थे वो पूर्ण। हाँ। जहाँ गए वहाँ उन्होंने संस्कृति नष्ट की, लेकिन भारत में उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि गुप्तों ने उन्हें परास्त कर ही लिया था।
सीमा पर, सीमा से ही वो लोग वापस भेजे गए थे शुरुआत में। हाँ। और बाद में जब ये आए तभी उन्होंने तक्षशिला विद्यापीठ नष्ट किया, मगर उसके बाद उनको हमने हमारी संस्कृति में ही मिक्स करके लिया। यही बात है। और दूसरे बुक के बारे में और दूसरी पुस्तिका के बारे में आप क्या बोलेंगे? जहाँ तक भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, उसके बारे में कहा जाए तो नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने जो ब्रिटिश लोगों के साथ नरसंहार किया, ब्रिटिश लोगों ने तो उससे ज़्यादा ही किया है। यानी दिल्ली में जो नरसंहार हुआ वो उसके तुलना में नादिर शाह ने जो किया वो कुछ भी नहीं था। और कई आखे पूरे गांव के गांव जला दिए गए थे, गांव फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए थे। और ये सब करतूत जनरल नील और हैवलॉक की ही है। और उसकी फ्रांस में हुई राज्य क्रांति से तुलना की जाए तो भारतीयों ने जो किया वो कुछ भी नहीं है। मतलब ब्रिटिश लोगों ने जो किया वो ज्यादा हिंसक था, वो हाँ, वो ज्यादा बर्बरतापूर्ण है। और जहाँ तक हिंदू पातशाही का सवाल हो, ये मराठों के इतिहास पर अनेक पुस्तकें लिखी गई है, जैसे मराठी सत्ता का उदय वगैरह, ऐसे जगन्नाथ सरकार, न्यायमूर्ति रानडे, ऐसे लोगों ने लिखे। लेकिन इससे हिंदू पातशाही का नाम इसलिए लिया गया कि मराठों का जो ये है महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी, सभी हिंदुओं को एक छत्र में लाना, ये उनका उद्देश्य था। मतलब अखिल हिंदू राष्ट्र हाँ, निर्मिति के ध्येय से मराठी प्रेरित हुए थे। यही बात है। अगर ऐसा न होता तो नादिर शाह का हमला हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने इतनी बार हमला किया, तो इतनी दूर से मराठों को क्यों दौड़ के आना पड़ा? सही है। इसका मतलब ये है कि मराठों के प्रति अखंड भारत ये अपना उद्देश्य किया था। और इसीलिए हिंदूपत पातशाही पे सावरकर जी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो राज्य है वो मराठा राज्य ऐसे नहीं समझा जाए, इसको हिंदूपत पातशाही कहना बहुत जरूरी है। प्रभु जी, आप सावरकर स्मारक में आते हैं, यहाँ के वाचनालय में, तो आपका अनुभव कैसा है यहाँ के प्रति? अनुभव काफ़ी अच्छा है। यहाँ घर जैसा माहौल है और यहाँ के कर्मचारियों की तत्पर सेवा देखकर मैं भी प्रभावित हो गया हूँ। मेरे जैसे कारागृहवाचकों से मेरा अनुरोध है कि वे भी मेरी तरह यहाँ आकर ज्ञान का भंडार यहाँ के लूट लें। कारागृहवाचक ये बहुत अच्छा शब्द प्रयोग आपने किया, जरा विस्तृत स्वरूप से बताइए। कारागृहवाचक का मतलब होता है उंगली से पढ़ने वाले। ये मेरे कहने का मतलब, यानी हम जैसे नेतृत्व में हीन भावना मुझे निकाल देनी चाहिए, वो तो होना ही नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कारागृह पाठक इस शब्द का प्रयोग किया है। बहुत अच्छा शब्द आपने दिया है। ये आपका खुद का शब्द है? ये मेरा शब्द नहीं है, मैं विज्ञान भारती पत्रिका मंगवाता था जब कॉलेज में था। हाँ। तो वहाँ से लिया गया शब्द है। बहुत अच्छा शब्द लगा। ब्रेल वाचक से कारागृहवाचक, ये जो सावरकर जी बोलते हैं हमेशा कि शब्द हमारी भाषा का होना चाहिए, तो ऐसे करके ये शब्द, तो ये कारागृहवाचक ये जो शब्द है, जैसे सावरकर जी हमेशा बोलते हैं कि हमारी भाषा में शब्द होना चाहिए, तो इसी हिसाब से बहुत अच्छा लगता है कि ब्रेल वाचक कहने से कारागृहवाचक कहे। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि प्रभु जी आप यहाँ पे आए और एक ये छोटी सी चर्चा में आपने समाविष्ट सहयोग दिया, इसके लिए मैं सावरकर स्मारक के प्रति आपको आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।